जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। पिछले चंद दिन से मेरे पास बहुत सारे लोगों के केसेस आ रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं और बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं। एक तो होता है ना, आदमी का किसी के साथ अफेयर होता है तो वो उसके साथ मैरिज हो जाती है, या वो ये स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमने मैरिज करनी है। जिस तरह वो फेमस टिकटॉकर दारू क्वीन का वाकया पिछले दिनों हुआ, काफ़ी टाइम हो गया खैर अब तो, कि उन्होंने अपने बच्चों को भी क्विट किया, अपने हस्बैंड को भी क्विट किया और उन्होंने मैरिज कर ली। लेकिन मेरे पास वेरी अनफॉर्चुनेट कि जितनी भी केसेस आए हैं ना, वो लोग दरमियान में लटक कर खड़े हुए हैं। ना वो अपने पहले वाले हस्बैंड को वो छोड़ने के लिए तैयार हैं या पहले वाली वाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और ना वो दूसरे इंसान को वो छोड़ सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, मैंने सोचा मैं चंद गुजारिशात आपके साथ करना चाहता हूँ, तो वो आपके साथ शेयर कर दूँ। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो पहले की निस्बत आज थोड़ा सा मैंने स्लो बोलना है, और आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट समझ लें कि जितने भी लोग आप में से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, वो इस वीडियो को उन्होंने एंड तक ज़रूर देखना है। कोई भी पार्ट आपने यहाँ पर मिस नहीं करना, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, उन लोगों की ये किसी काम की वीडियोस नहीं है, वो आप स्किप करके जा सकते हैं। बाकी वीडियो की बनिस्बत ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जो कि कई लोगों के केसेस मैंने देखे, और फिर उन लोगों का एंड क्या हुआ, रिज़ल्ट क्या निकला, और कुछ एडवाइस हैं, और कुछ समझ लीजिए कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इस सिचुएशन में आपके लिए कौन सा डिसीजन वो ठीक हो सकता है, कौन सा डिसीजन आप लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके बाकी रिलेशनशिप के लिए बेटर रहेगा, और क्या आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये रिलेशनशिप लेकर आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ये सारी दोनों वेज, दोनों रास्ते मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर आपके लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अभी आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी कि जी मैंने रखना है और मैंने नहीं रखना, ठीक है। यस नो में अभी तक आपने कोई फैसला नहीं करना, बल्कि पूरी बात को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद फिर आपने फैसला करना है, और ये आपका लास्ट डिसीजन होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपने सिर्फ एक ही फैसला करना है, ठीक है। और वो फैसला आपने क्या करना है, क्या सोच समझ कर करना है, वही बात आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि चंद दिन पहले मेरे सामने आई। एक वाक़या मेरे सामने आया। वाक़या कुछ यूँ था कि मुझे एक खातून का फ़ोन आता है, जो कि इसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में वो मुब्तला थी। तो उन्होंने कॉल की, और कॉल करते दौरान उन्होंने ये मुझसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और मैं आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लें और मुझे कोई एडवाइस दे दें। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो आप मेरी हेल्प कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको बताता चलूँ। मैंने और मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो हम दोनों ने ये बैठकर तहैया किया है कि जितनी भी हमारी ये काउंसलिंग की फ़ीसेस होती थी, उनमें हमने 50% डिस्काउंट कर लिया है, जो कि एक आम आदमी वो भी अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कि जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, और बड़े मतलब रिच फैमिली से वो उनका ताल्लुक़ है, और बड़े गरीब मुतवस्सित मिडिल क्लास फैमिली से भी लोग आते हैं, मतलब हर तरह का तबका आता है। तो फिर हमने ये सोचा है कि हम इतनी फ़ीस को कम कर दें ताकि कोई भी बंदा वो बआसानी अफोर्ड कर सके और अपनी प्रॉब्लम वो हमारे साथ शेयर कर सके। और फ्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग होती है, बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया जाता है, कई लोगों को मैसेज पर बात बता दी जाती है, कई लोगों का क्वेश्चन जो है उसका आंसर वीडियो में दिया जाता है, वैसे लोगों के साथ कॉल पर बात कर ली जाती है। लेकिन अब जो हैं वो फीसेस भी 50% हमने उनमें डिस्काउंट कर दिया है, जो कि हर बंदा
ईज़िली अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, वो वाक़या यूँ था कि उन खातून ने बताया कि जी जब मेरी मैरिज होने लगी तो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी, वो फ़ोर्सफुली थी। अब फ़ोर्सफुली उनका ये मामला था कि जब उनकी मैरिज हो रही थी उस वक़्त कोई अफ़ेयर्स उनकी ज़िंदगी में नहीं था, कोई बंदा उनको मतलब पसंद नहीं था। तो जब फैमिली वालों ने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में कोई बंदा है? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं है। तो फिर फैमिली ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी मैरिज कर ली। लेकिन जिस इंसान के साथ मैरिज हो रही थी, इनको ये वो बंदा पसंद नहीं था। किसी भी वजह से अपना जो है वो फैमिली में ही उनका जो रिलेशनशिप था वो मैरिज का वो बना, लेकिन किसी भी हवाले से उनको वो इंसान पसंद नहीं है। उसके साथ मैरिज हो गई, मैरिज के बाद 4 बच्चे हो गए। ये वर्किंग वूमेन थीं, ये जॉब करती थीं। अच्छा, किसी तरीके से इनका एक आदमी के साथ कॉन्टैक्ट हो गया और चूँकि ये जॉब करती थीं और वो जो लड़का था उसकी उम्र 20-22 साल थी। अब उस बंदे ने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इमोशनली भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनको अब ना तो अपनी फैमिली की तरफ से लव मिला था, ना अपने हस्बैंड की तरफ से केयर मिल रही थी। हस्बैंड को भी कोई परवाह नहीं थी, मतलब एक टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो उसी में बच्चों की ग्रूमिंग भी हो रही थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप था। तो इनकी ज़िंदगी में जैसे वो दूसरा इंसान आया, उसने लव दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट की, तो ऑटोमेटिकली इनका रुझान उस बंदे की तरफ बढ़ गया। और उस लड़के को भी पता था कि ये मैरिड है और इसके 4 बच्चे भी हैं। अब इन दोनों ने ये डिसीजन किया कि इन दोनों के दरमियान ये बात तय हुई कि हम कोई मैरिज वगैरह नहीं करेंगे। मैरिज का कोई सीन नहीं था, लेकिन हम लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ठीक है? एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह बातचीत करते रहेंगे। तो इसी तरह सिस्टम चलता रहा, कई सालों तक इस तरह चलता रहा। जब दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई, फिर क्या हुआ कि लड़के ने किसी और जगह मैरिज कर ली। अब ज़ाहिर सी बात है, उसने किसी और जगह मैरिज की तो उसने फिर अपनी वाइफ को टाइम भी देना था। इनको आहिस्ता आहिस्ता वो इग्नोर करता गया। और एक टाइम आया कि इन दोनों का कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इस खातून ने क्या किया है कि फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते करते इनके सामने कोई एक ऐड आया। ऐड ये आया, आप अपने मनपसंद शख्स को हासिल कर सकते हैं 100% और फी सबीलिल्लाह, कोई फ़ीस हम नहीं लेंगे। इन्होंने उन हज़रत साहब से या जो बुज़ुर्ग थे जो ये अमलियात वगैरह का काम करते थे, उनके साथ कॉन्टेक्ट किया और चूँकि फ्री में था, कोई फ़ीस नहीं थी, तो इन्होंने उसके साथ कॉन्टेक्ट किया। तो उन हज़रत साहब ने इनसे डिटेल्स मांगी, इनका नाम और इनकी वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जितनी भी चीज़ें थीं, और उस लड़के की भी चीज़ें मांगी कि उसकी वालदा का नाम बता दें, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम वगैरह इन्होंने शेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप अभी वेट करें, तो हम अभी अमलियात जो हैं वो कर रहे हैं, तावीज़ात और कलाम हम पढ़ रहे हैं, तो वो बंदा खुद आपके कदमों में आ जाएगा, वो खुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और वो खुद आपका आदी बन जाएगा। और सो जो भी जितनी भी बातें होती हैं फजूलियात किस्म की। तो इसने कहा जी ठीक है। अब इन खातून का उन हज़रत के साथ कॉन्टैक्ट था और वो कहते थे कि ये भी आप वेट करें, हम अमलियात कर रहे हैं। इस बीच के दौरान में मतलब वक्फ़ा तकरीबन 3 महीनों का था और इन 3 महीनों में 2-3 दफ़ा इनकी बात हुई भी थी उस लड़के के साथ। अच्छा, 3 महीने गुजरने के बाद वो जो हज़रत साहब थे, उन्होंने कहा है कि जी अमलियात अभी जो हैं वो काम नहीं कर रहे, तो आप ऐसा करें कि आप वीडियो कॉल पर हमारे सामने आ जाएं। और वो भी ऐसे नहीं, आपने अपना सब कुछ दिखाना है, बदन दिखाना है। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जब ये रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी तो इन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। अच्छा, फिर उन्होंने हज़रत साहब ने ये कहा है कि अगर आपको ये मुश्किल हो रही है, ये कि टेंशन हो रही है कि वीडियो कॉल में आप सामने नहीं आ सकते, तो आप हमें पिक्चर भेज दें। अब इसी दौरान कहीं पर
फेसबुक पर या यूट्यूब पर कहीं भी इनके सामने हमारा नंबर आया और इन्होंने कांटेक्ट कर लिया। तो फिर जब मुझसे बातचीत की तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बात समझ में आ गई और वो रुक गए। उन्होंने कोई वीडियो कॉल और कोई पिक्चर वगैरह उन्होंने सेंड नहीं की। अब कई लोगों के इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं कि उन्होंने वीडियोस कॉल और पिक्चर वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया और फिर जो आगे से जो होते हैं वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर आप हमें इतने पैसे नहीं देंगे तो ये सारी पिक्चर जो हैं ये हम आपकी फैमिली को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह के केसेस भी आ जाते हैं कि जी कोई बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन ये इस हद तक, मतलब आप ये बात समझ लें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई बंदा इतना ज़्यादा, इस हद तक भी कोई बंदा जा सकता है और कई लोग ये हद पार कर देते हैं। अब ये एक स्टोरी थी। अब इसके अलावा एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक आदमी थे, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और उनका जिनके साथ अफेयर था तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारा किसी मजबूरी की वजह से वो रिलेशनशिप नहीं बन पाया, मतलब मैरिज हमारी नहीं हो सकी। मैरिज के कई सालों बाद उनके भी बच्चे हो गए, मेरे भी बच्चे हो गए, तो अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो मैंने कहा कि जी आप मैरिज कर लें। उन्होंने कहा कि सर हम ये भी नहीं कर सकते। अब वो जो है बच्चे और आगे वो जो है वो नानी बन गई है। तो मैंने उनको तो खैर नहीं बोला और वैसे मेरे दिल में आया कि मैं इनको बोल दूं कि खुदा के बंदे अब तो रुक जाएं, अब तो उनका पीछा छोड़ दें, अब तुम आखिरत की फिक्र करो और अभी तुम जो है वो अपनी रंग रलियां और अपनी इश्क मशूकियां अभी तक आप चला रहे हैं। मतलब इस हद तक एक एज, जब आदमी के बच्चे होते हैं फिर आगे पोते हो जाते हैं, वाइफ के आगे नवासियाँ नवासे हो जाते हैं, तो आप एज का आप खुद लोग अंदाज़ा लगा लें। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ये या तो टीन एज के लड़के के किसी के साथ होंगे अफेयर्स, ठीक है, या फिर बड़ी एज के जो लोग होते हैं, मतलब 35 40 प्लस के जितने लोग हैं, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे होते हैं क्योंकि उनकी अपनी वाइफ के साथ, वाइफ के अपने हस्बैंड के साथ जो पहले जो अट्रैक्शन होती है, जो इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर उनके अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी में, मैं आपको एक आम अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि हर दूसरे से तीसरा शख्स इस मर्ज में मुब्तला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन सिर्फ एक है कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है या आप स्टैंड ले सकते हैं तो आप मैरिज कर लें, लेकिन अगर आप मैरिज नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। अगर आपको ये छोड़ना मुश्किल लग रहा है तो अब ये मेरी चंद बातें ये आपने अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल कर सुनना है। इन बातों को आपने ज़हन में अच्छी तरह से हमेशा रख कर अब आपने अगला स्टेप वो चलना है और इस रिलेशनशिप को आगे आपने कंटिन्यू रखना है। अगर आप मैरिज नहीं करते तो फिर इस रिलेशनशिप के साइड इफ़ेक्ट, इसके नुकसानात आपको क्या भुगतना पड़ेंगे वो ज़रा आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी रिस्पेक्ट वो चली जानी है। एक टाइम के बाद हमेशा बुरे काम का नतीजा वो बुराई होता है। एक न एक दिन आपने एक्सपोज हो जाना है। कब तक आप छुपकर बातचीत करते रहेंगे या कब तक आप इस रिलेशनशिप को छुपा कर रखेंगे? आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। तो जिस दिन आपके इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चला और आप अपनी एज देख लें, आपके आगे बच्चे, आपकी फैमिली, आपके कुलीग, आपके बहन भाई, आपके फादर, आप उनको क्या मुंह दिखाएंगे? आपके पास क्या रह जाएगा? एक गैरतमंद आदमी जो होता है ना, अगर उसकी इज्जत चली जाए तो वो किसी के साथ आंख मिलाकर बातचीत नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इज़्ज़त होती है। वो रूखा सूखा खा लेता है लेकिन वो ये कहता है कि यार मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो। यही एक इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, एक दफ़ा अगर आपके हाथ से चली जाए ये दोबारा वापस नहीं आती। पैसा चला जाए, आपके हाथ से बिज़नेस में लॉस हो जाए, आप बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पर आ जाएं, आप दोबारा से उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं।
लेकिन इज्जत अगर आपकी एक दफ़ा चली जाए तो ये इज्जत फिर वापस नहीं आनी। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, आपको ये लगता है कि ये ठीक है, दुनिया को, मोहल्लेदारों को, शहर वालों को, फैमिली वालों को बेशक पता लग जाए, और कई लोगों का पता लग भी चुका होगा, लोग बताते नहीं हैं शर्म के मारे, तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। इज्जत चली जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हमने ये रिलेशनशिप रखना है। फिर दूसरी बात आप नोट कर लें, दूसरी बात ये है कि आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से अगर आप फीमेल हैं तो आपको डिवोर्स हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो आपका जो एक मैरिटल रिलेशनशिप है वो तबाह हो सकता है। अभी जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, अगर वो चली गई तो आपने बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाना है, बिल्कुल बैठ जाना है, और जिसके साथ अफेयर्स है उसने आपके पीछे अपना घर वो बर्बाद नहीं करना। तो आपसे आपके बच्चे भी छिन जाएंगे, आपकी इज्जत भी चली जाएगी, और जिसके लिए जाएगी वो भी आपको हासिल नहीं होगा। आप समझते हैं कि यार मैं ये भी अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ, बेशक चले जाएं, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर तीसरी बात, इसको अपने पल्ले से बांध लें। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से आपके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चों की ग्रोथ में बहुत बुरा असर पड़ता है। आप इतने बेहिस हैं, पत्थर दिल हैं, आप समझते हैं कि इज्जत चली जाए, वाइफ चली जाए, बच्चों की बेशक जितनी मर्जी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, तबाह हो जाए, आई डोंट केयर। तो फिर चौथी बात वो सुन लीजिए, ये आपकी ज़ात का मामला है। डिप्रेशन और एंजाइटी ये आपको गले लगा लेंगे, इन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी, आप हमेशा इज़्तिराब में रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा बेचैनी, बेसुकूनी रहेगी, हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी में आप रहेंगे। और अगर आप अपनी ज़ात के खुद दुश्मन बन ही चुके हैं, आप कहते हैं कि यार मैं डिप्रेशन, एंजाइटी की कोई एंटी डिप्रेशन की कोई मेडिसिन खा लूँगा, कोई मेडिटेशन कर लूँगा, मैं ये भी सारे मामलात कर लूँगा, बेशक मैं डिप्रेशन को फेस कर लूँगा, नो इशू, लेकिन मैंने रिलेशनशिप नहीं छोड़ना। तो सर, चौथी बात, आपको अटैचमेंट ट्रॉमा भी हो सकता है, और ये आपको हो चुका हुआ है। अटैचमेंट ट्रॉमा क्या है कि आपको अगले बंदे की एडिक्शन इतनी ज़्यादा होनी है कि जब आपकी उसके साथ बातचीत नहीं होगी, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आपका किसी काम में दिल नहीं लगेगा। वो एक आपका वो इंसान आपका एक नशा बन जाएगा, ड्रग की तरह। जैसे आपने किसी चरसी नशेई बंदे को देखा होगा, उसको एक डोज मिलती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, डोज नहीं मिलती तो वो पागलों की तरह इधर उधर घूमता है। और मेरी एक बात याद रखें, ड्रग का नशा हो, आइस का नशा हो, चर्च का नशा हो, सिगरेट नस्वार का नशा हो, ये तो खैर छोटा नशा है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप किसी से मांग लेंगे, कोई चीज़ बेच लेंगे, आपका नशा पूरा हो जाना है। लेकिन किसी इंसान का नशा ये आप खरीद नहीं सकते। इसके लिए अगर आप अपनी जान भी लगा देंगे ना, तो ये आपको हासिल नहीं होगा। और जब अगले इंसान ने आपको थोड़ा सा पीछे धकेला, आपसे बातचीत ना की, तो फिर आपने सर पकड़कर बैठ जाना है, और इसी तरह आपके साथ हो रहा होगा अभी तक। और इस अटैचमेंट ट्रॉमा की वजह से आपको सबसे बड़ा नुकसान वो ये होगा, आपकी ज़िंदगी में, आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में से जितने मर्जी मोहब्बत करने वाले लोग हों, जितना मर्जी आपको प्यार देने वाले, आपकी केयर करने वाले लोग मौजूद हों, आपका किसी इंसान के साथ दिल ही नहीं लगेगा। आपको किसी की केयर की कोई परवाह ही नहीं रहेगी, आपको किसी का एहसास वो दिखेगा ही नहीं, आप किसी के इमोशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। आपकी सुई अड़ी होगी तो वो इसी एक बात पर कि वो बात करेगा, वो बात करेगा तो आप ठीक होंगे, वो बात नहीं करेगा तो आपके सारे रिलेशनशिप
चाहे वो बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे कोई आपके फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, कोलीग का रिलेशनशिप हो, वर्क प्लेस पर, या कोई भी सोशल सर्कल जितना भी आपका है, वो सारे, उन सारों की मोहब्बत वो आप उनके मुंह पर थोप देंगे और उसी एक इंसान के ऊपर आप डिपेंड हो जाएंगे। वो आपको मोहब्बत देगा तो आप बाकी सबको मोहब्बत देंगे, वो आपको मोहब्बत टाइम नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली आप किसी किसी के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट बनेगी ही नहीं, आपके अंदर एहसास ही खत्म हो जाएगा। और जब आप किसी का एहसास नहीं करेंगे, आप किसी की केयर को देखेंगे नहीं, किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी को कम्प्लीमेंट नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने आपसे दूर हो जाना है और आपने बिल्कुल अकेले रह जाना है। अकेले रहेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल तबाह हो जाना है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल खत्म हो जाना है। और इस तरह के जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक डर होता है, मतलब आदमी का जो अंदर एक ज़मीर होता है ना, अंदर दिल वो इस चीज़ को नहीं मान रहा होता। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या किसी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगा, वो बंदा छुप कर साइड पर बातचीत कर रहा होगा अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है, आपका एतमाद ख़त्म हो जाता है, आपके अंदर विल पावर वो ख़त्म हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप किसी जोगे नहीं रहते, आप किसी काम जोगे नहीं रहते, किसी काम में आपका दिल नहीं लगता। जब आप काम करेंगे हमेशा वही आपके दिमाग में होगा, वो नशा, वो नशे की डोज जब तक आपको मिलती रहेगी, आपका काम में भी दिल लगेगा, अपने आप के साथ भी दिल लगेगा। और जब वो जिस दिन डोज नहीं मिलेगी, डोज रुक जाएगी, तो फिर क्या होना है, वही होना है कि आपने अकेले हो जाना है। तो ये जो अटैचमेंट ट्रॉमा है, ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप टीन एज में हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, अटैचमेंट किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में, किसी भी इंसान के साथ हो जाए, किसी भी चीज़ की हो जाए, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरा नशा है। और सबसे बुरा नशा जो है वो इंसान का नशा है। अब लास्ट पर अगर आपने ये वीडियो जहाँ पर देखी है और आपने सारी बातें, जितनी स्टोरीज मैंने आपको बताई, जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपकी खोपड़ी में क्या बात की है, कौन सा लफ्ज़ वो आपको लड़ा है, कौन से लफ्ज़ ने, कौन से वर्ड्स ने आपको हिट किया है, और अब आप आगे ज़िंदगी में क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं। क्या अब आपने इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है या छोड़ने जा रहे हैं। इस वीडियो से जितनी बातचीत मैंने आपके साथ की है, जितनी मगज़ खपाई मैंने आपके साथ की है, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या बात आपको समझने सीखने को मिली है, और अब इस वीडियो के अख्तिताम पर आप क्या फ़ैसला लेने जा रहे हैं, और कब तक, कितने दिन में आप क्या करने वाले हैं, क्या आपने सोचा है, क्या आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आई है, कौन सी बातें थीं जो आपको ऑलरेडी पता थीं, कौन सी बातें हैं जो कि आपको आज इस वीडियो के तवज्जुह से मिली हैं, और अब आपने क्या करना है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।